हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम जो है प्रीवियस ईयर नेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में नया टॉपिक शुरू करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑलरेड-रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज। ऑप्शन अभी पॉइंट दे रखे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोवेलेंट रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है। ये आपके ऑलरेड-रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला है। अब देखिए फॉर्मूला देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इक्वल्स टू 0.3590 ZEF। ZEF क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। आर जो है वो क्या है? कोवेलेंट रेडियस प्लस 0.744। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ZEF के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द कोवेलेंट रेडियस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो देखिए ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब ए सही है। दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट रेडियस, गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोवेलेंट रेडियस, ये भी सही है। तो देखिए क्या सही हो गया? ए और सी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेंट रूल फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम एंड पोजीशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट इज। अब देखिए बेंट रूल जो है मैंने आपको सेकंड वीडियो में बेंट रूल एंड ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन बताया था। तो यहाँ पर जो है बेंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है नेट में। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है ट्रायगोनल बायपायरामिडल, ठीक है, sp3d। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ट्रायगोनल बायपायरामिडल स्ट्रक्चर होती है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ दो में तो ये हो जाएगा sp2 और ये हो जाएगा dp। sp2 की स्ट्रक्चर होती है ट्रायगोनल प्लेनर। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो ट्रायगोनल प्लेनर पार्ट है ये sp2 का पार्ट है और ये किसका पार्ट है? dp का। ये हम ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बेंट रूल क्या कहता है? अब देखिए अगर हम इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पर हम देखेंगे sp2 की ज़्यादा होती है किससे? dp से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। तो बेंट रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट वहां आएगा जहां ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? sp2 की, और कम किसकी है? dp की। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां आएगा? dp पर। dp का मतलब एक्सियल पोजीशन पर। कहां पर आएगा? एक्सियल पोजीशन पर। तो देखिए ये जो आपके क्वेश्चन था उसका जो आंसर है ये दो चीज पूछना चाह रहा है कि एक तो बेंट रूल जो है हम कौन सी स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करते हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर तो है ट्रायगोनल बायपिरामिडल और जो सब्स्टिट्यूएंट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कहां आएगा? एक्सियल पर। वो कहां आएगा? एक्सियल पर। तो आंसर हो जाएगा ए, TBP एंड एक्सियल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कार्बोनिल फ्लोराइड विद रेस्पेक्ट टू बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। अब देखिए कार्बोनिल फ्लोराइड की इसने बात करी है। कार्बोनिल फ्लोराइड होता है ये। यहां पर दो तरह के बॉन्ड एंगल हैं, एक ये और एक ये। ये जो बॉन्ड एंगल है ये किसके बीच में है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के बीच में। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये किसके बीच में? कार्बन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड और कार्बन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड। तो देखिए हमें ये चीज पता है कि सिंगल बॉन्ड का जो रिपल्शन है वो कम होता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन जो है वो ज्यादा होता है। तो क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा है तो इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसको मैं 1 कह देता हूँ। और यहाँ पर क्योंकि रिपल्शन सिंगल बॉन्ड के बीच में है तो ये रिपल्शन जो है वो क्या होगा? कम होगा। इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि θ1 जो है ग्रेटर देन है θ2 से। या फिर मैं ऐसे कहूँ ऑक्सीजन कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है किससे? फ्लोरीन कार्बन और फ्लोरीन से। तो यहां जब आप ऑप्शन देखेंगे फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल ज्यादा दे रखा है इसमें, जबकि फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल क्या है? कम है। तो देखिए ये दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि जो बॉन्ड एंगल है वो किसका ज्यादा है?
फ्लोरीन कार्बन ऑक्सीजन का, फ्लोरीन कार्बन ऑक्सीजन का। तो देखिए सी और डी ऑप्शन बच गए। अब हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है या डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में आपको देखना है कि कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किस में है। तो आप देखेंगे कि कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा दे रखी है किससे, कार्बन ऑक्सीजन से। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम इन। अब देखिए यहाँ पर इसने स्पीशीज दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि इन स्पीशीज में लोन पेयर की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहला है BrF4 माइनस। अब देखिए इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो एक तरीका वो है जैसे मैं आपको हाइब्रिडेशन निकालता हूँ, उसमें आप n की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम चेक करते हैं n की जो वैल्यू आ रही है उसमें सराउंडिंग कितने हैं। तो पहले हम उससे सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए n इक्वल्स टू सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, सेंट्रल एटम हैलोजन है 7 हो जाएगी, प्लस सराउंडिंग कितने हैं 4, और माइनस कितना है 1, तो +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6, मतलब n की वैल्यू क्या आ रही है 6, मतलब हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है sp3d2। तो यहाँ पर आप देखेंगे n की वैल्यू 6 है लेकिन सराउंडिंग कितने हैं 4, तो यहाँ लोन पेयर कितने हो जाएंगे 2। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि ब्रोमीन जो है वो सेंट्रल एटम है कितने 7, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया मतलब 8। अब आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 8 में से 4 जो हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी के 4 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, मतलब वो लोन पेयर के फॉर्म में हैं। ठीक है, वहाँ पर लेकिन आपको जो बायवैलेंट है उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आपके लिए ये वाला तरीका जो है बिल्कुल सही है या इजी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है XeF6। अगर आप इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, जिसमें से 6 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब वो क्या है, लोन पेयर है। इसको अगर आप n से भी सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जिनोन जो है वो नोबल गैस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, प्लस सराउंडिंग 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपके 7। अब आप देखेंगे n की वैल्यू 7 आ रही है, मतलब हाइब्रिडेशन है sp3d3। हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d3, लेकिन सराउंडिंग कितना है 6, मतलब लोन पेयर कितना आ गया इसमें 1। लास्ट है आपके SbCl6 माइनस। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे n, अब देखिए Sb जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे, प्लस 6, 3 माइनस है तो प्लस 3 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपके n की वैल्यू 7, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d3। अब n की वैल्यू 7 है लेकिन सराउंडिंग 6 है, मतलब लोन पेयर कितना हो गया 1। तो देखिए लोन पेयर कितना आ गया 2, 1 एंड 1। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 5th, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन यूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन जो है नाइट्रोजन से पहले आता है। तो आपने देखा है कि नाइट्रोजन तक का एमोडायग्राम अलग होता है और ऑक्सीजन का एमोडायग्राम अलग होता है। तो देखिए शुरू में तो होता है सिग्मा 1s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s, तो वो मैं नहीं बना रहा हूँ। इसके बाद आपके जो आता है वो ये आता है पाई 2px, पाई 2py, और ये होता है सिग्मा 2pz। ठीक है, तो देखिए सिग्मा 1s2, ठीक है, यहाँ मैं बना देता हूँ, ये हो जाएगा सिग्मा 1s, ये हो जाएगा सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s, ये हो जाएगा सिग्मा 2s, और ये हो जाएगा सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s। तो जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो देखिए कार्बन में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आ गए, 9 10 11 और 12। तो देखिए आपके जो टोटल इलेक्ट्रॉन है कार्बन में 12 हैं, और शुरू में आपके सिग्मा 1s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s में आ जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन, वो किस में आएंगे, पाई 2px और पाई 2py में। तो देखिए यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो पाई में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाई में 2 हैं, पाई में है ही नहीं, पाई में 2 है, पाई में 4 है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा डी। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो कार्बन में जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है 2, और वो जो 2 बॉन्ड हैं वो दोनों क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन किस में फिल है, पाई ऑर्बिटल में फिल्ड है। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल चेंजेस साइन व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट 180 डिग्री अराउंड द मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो देखिए अगर आपको ध्यान हो, मैंने जब एमओ डायग्राम बनाए थे उससे पहले मैंने आपको ऑर्बिटल्स की डायग्राम बनाई थी।
प्लस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो जब ये आपके डायग्राम बनाते हैं तो इस टाइप से होते हैं, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ये आपके मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे ऐसे, ठीक, तो ये प्लस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मतलब पाई बॉन्ड को जब आप रोटेट करते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस से, तो उसके साइन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी द मॉलिक्यूल ऑब्लिक आयन हैविंग आइडियल टेट्राहेड्रल शेप इज। तो देखिए आइडियल टेट्राहेड्रल शेप पूछा है, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले SF4, तो n इक्वल्स टू अगर हम बात करें तो देखिए सल्फर सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, सराउंडिंग क्या है, फ्लोरीन 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। 5 का मतलब होता है sp3d। और अगर हम बात करें sp3d के हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर की, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। नेक्स्ट है सल्फेट आयन SO4 2-। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो n इक्वल्स टू, देखिए सल्फर सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 प्लस, ऑक्सीजन यूनिवेलेंट नहीं है तो काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो मैं हाइब्रिडेशन सॉल्व करा रहा हूँ, इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप थ्योरी वीडियो जो है हाइब्रिडेशन मेरा, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लस, अब देखिए यूनिवेलेंट नहीं है तो आपके 2 माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू n की वैल्यू 4, मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। और देखिए सराउंडिंग भी कितने हैं, 4 एटम हैं और वो भी एग्जैक्टली सेम है, मतलब ऑक्सीजन ही है चारों। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर सराउंडिंग डिफरेंट होते तो वहां पर आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होती, जैसे मान लीजिए ये वाला केस है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सराउंडिंग भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो कि इसमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड हैज लीनियर शेप बेस्ड ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इज। अब देखिए यहाँ पर अगर आप CO2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर CO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप से होती है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, और लोन पेयर किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। तो देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 2 लोन पेयर इधर हो गए और 2 लोन पेयर इधर हो गए। तो टोटल पूरे मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं, 4। स्ट्रक्चर लीनियर है। अब देखिए दूसरा है I3-। अगर मैं I3- को सॉल्व करूं तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन जो आता है, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, एक आयोडीन सेंट्रल है और 2 आयोडीन सराउंडिंग है। तो देखिए जो सेंट्रल आयोडीन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, प्लस 2 आयोडीन सराउंडिंग है, 2 एक माइनस है तो +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे n की वैल्यू 5 आएगी, 5 का मतलब sp3d। अब sp3d की स्ट्रक्चर जो होती है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल होती है, लेकिन आप देखेंगे सेंट्रल में भी आयोडीन है और सराउंडिंग में भी क्या है, आयोडीन है। एक माइनस है जो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन सराउंडिंग कितने, 2 ही है, मतलब 3 लोन पेयर है। तो देखिए 3 लोन पेयर तो सेंट्रल पे हो गए, इसके अलावा जो सराउंडिंग वाले आयोडीन हैं उन पे भी 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, उन पे भी क्या है, 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो टोटल अगर मैं लोन पेयर की बात करूं तो यहाँ पर टोटल 9 लोन पेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 9 लोन पेयर। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी, I3-। स्ट्रक्चर भी लीनियर है और लोन पेयर भी ज्यादा है। बाकी आप C और D को भी सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी लोन पेयर इतने नहीं आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है 10th वाला, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3- इज। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ से मैच हो गया है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, देखिए सेंट्रल एटम पे लोन पेयर की बात करें तो 3 होंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करेंगे तो 3, 3 एंड 3, टोटल कितने हो जाएंगे, 9। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, द साइज ऑफ द d ऑर्बिटल्स इन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन फॉलोज द ऑर्डर। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कह रहा है ये, द साइज ऑफ द d ऑर्बिटल्स। तो देखिए ऑर्बिटल्स की साइज वही होती है जो एटम की साइज होती है। तो जिसका एटम का साइज ज्यादा होगा उसका ऑर्बिटल का साइज ज्यादा होगा, या हम इसका रिवर्स कर सकते हैं, जिसके ऑर्बिटल का साइज ज्यादा होगा उसके एटम का साइज ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम इसके एटम का साइज देख सकते हैं। तो देखिए हम देखें अगर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो होता है एटम का वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब एटम का साइज का जो ऑर्डर आ रहा है, डी ऑर्बिटल के साइज का भी क्या होना चाहिए, वही ऑर्डर आना चाहिए। तो जब आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस वीडियो में इतना ही।
ये हमने जो है 4 वीडियो जो हमने गेट में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और 2 में हमने नेट में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मेरे हिसाब से हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। तो अब जो है हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक शुरू करेंगे, नया टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।